मैंने पहले पहल 1907 में गल्पें लिखनी शुरू की। डॉक्टर रविंद्रनाथ की कई गल्पें मैंने अंग्रेजी में पढ़ी थीं और उनका उर्दू अनुवाद उर्दू पत्रिकाओं में छपवाया था। उपन्यास तो मैंने 1901 ही से लिखना शुरू किया। मेरा एक उपन्यास 1902 में निकला और दूसरा 1904 में। लेकिन गल्प 1907 से पहले मैंने एक भी ना लिखी। मेरी पहली कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमोल रत्न। वह 1907 में जमाना में छपी। उसके बाद मैंने 4-5 कहानियां और लिखी। 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन के नाम से 1909 में छपा। उस समय बंग भंग का आंदोलन हो रहा था। कांग्रेस में गर्म दल की सृष्टि हो चुकी थी। इन 5 कहानियों में स्वदेश प्रेम की महिमा गाई गई थी। उस वक्त मैं शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर था और हमीरपुर के जिले में तैनात था। पुस्तक को छपे 6 महीने हो चुके थे। एक दिन मैं रात को अपनी रावटी में बैठा हुआ था कि मेरे नाम जिलाधीश का परवाना पहुंचा कि मुझसे तुरंत मिलो। जाड़ों के दिन थे, साहब दौरे पर थे। मैंने बैलगाड़ी जुतवाई और रातों रात 30-40 मील तय करके दूसरे दिन साहिब से मिला। साहिब के सामने सोजे वतन की एक प्रति रखी हुई थी। मेरा माथा ठनका। उस वक्त मैं नवाब राय के नाम से लिखा करता था। मुझे इसका कुछ पता मिल चुका था कि खुफिया पुलिस इस किताब के लेखक की खोज में है। समझ गया, उन लोगों ने मुझे खोज निकाला और उसी की जवाबदेही करने के लिए मुझे बुलाया गया है। साहब ने मुझसे पूछा, ये पुस्तक तुमने लिखी है? मैंने स्वीकार किया। साहब ने मुझसे एक एक कहानी का आशय पूछा और अंत में बिगड़कर बोले, तुम्हारी कहानियों में सिडेशन भरा हुआ है। अपने भाग्य को बखानों की अंग्रेजी अमलदारी में हो। मुगलों का राज्य होता तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए जाते। तुम्हारी कहानियां एकांगी हैं। तुमने अंग्रेजी सरकार की तौहीन की है, आदि आदि। फैसला यह हुआ कि मैं सोजे वतन की सारी प्रतियां सरकार के हवाले कर दूं और साहब की अनुमति के बिना कभी कुछ न लिखूं। मैंने समझा, चलो सस्ते में छूटे। 1000 प्रतियां छपी थीं। अभी मुश्किल से 300 बिकी थीं। शेष 700 प्रतियां मैंने जमाना कार्यालय से मंगवाकर साहब की सेवा में अर्पण कर दी। मैंने समझा था बला टल गई, किंतु अधिकारियों को इतनी आसानी से संतोष न हो सका। मुझको तो बाद में मालूम हुआ कि साहब ने इस विषय में जिले के अन्य कर्मचारियों से परामर्श किया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 2 डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी इंस्पेक्टर, जिनका मैं मातहत था, मेरी तकदीर का फैसला करने बैठे। एक डिप्टी कलेक्टर साहब ने गल्पों से उदाहरण निकालकर सिद्ध किया कि इनमें आदि से अंत तक सिडेशन के सिवा और कुछ नहीं है। और सिडेशन भी साधारण नहीं, बल्कि संक्रामक। पुलिस के देवता ने कहा, ऐसे खतरनाक आदमी को जरूर सख्त सजा देनी चाहिए। डिप्टी इंस्पेक्टर साहब मुझसे बहुत स्नेह करते थे। इस भय से कि कहीं मामला तूल न पकड़ ले, उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि यह मित्र भाव से मेरे राजनीतिक विचारों की थाह लें और उस कमेटी में रिपोर्ट पेश करें। उनका विचार था कि मुझे समझा दें और रिपोर्ट में लिख दें कि लेखक केवल कलम का उग्र है और राजनीतिक आंदोलन से उसका कोई संबंध नहीं है। कमेटी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हालांकि पुलिस के देवता उस वक्त भी पैंतरे बदलते रहे।
सहसा कलेक्टर साहब ने डिप्टी इंस्पेक्टर से पूछा, आपको आशा है कि वह आपसे अपने दिल की बात कह देगा? डिप्टी साहब ने कहा, जी हाँ, उनसे मेरी घनिष्ठता है। आप मित्र बनकर उसका भेद लेना चाहते हैं, ये तो मुखबरी है। मैं इसे कमीनापन समझता हूं। डिप्टी साहब अप्रतिभ होकर हकलाते हुए बोले, मैं तो हुजूर के हुक्म। साहब ने बात काटी, नहीं, यह मेरा हुक्म नहीं है। मैं ऐसा हुक्म नहीं देना चाहता। अगर पुस्तक में लेखक का सिदेशन साबित हो सके तो खुली अदालत में मुकदमा चलाइए, नहीं धमकी देकर छोड़ दीजिए। मुंह में राम बगल में छुरी मुझे पसंद नहीं। जब यह वृत्तांत डिप्टी इंस्पेक्टर साहब ने कई दिन पीछे खुद मुझसे कहा तो मैंने पूछा, क्या आप सचमुच मेरी मुखबरी करते? वो हंसकर बोले, असंभव। कोई लाख रुपए भी देता तो न करता। मैं तो केवल अदालती कार्यवाही रोकना चाहता था और वो रुक गई। मुकदमा अदालत में जाता तो सजा हो जाना यकीनी था। यहां आपकी पैरवी करने वाला कोई भी न मिलता, मगर साहब हैं शरीफ आदमी। मैंने स्वीकार किया, हां, बहुत शरीफ। मैं हमीरपुर में ही था कि मुझे पेचिस की शिकायत हो गई। गर्मी के दिनों में देहातों में कोई हरी तरकारी मिलती न थी। एक बार कई दिन तक लगातार सूखी घुइयां खानी पड़ी। यूं मैं घुइयों को बिच्छू समझता हूं और तब भी समझता था, लेकिन न जाने क्यों कर यह धारणा मन में हो गई कि अजवाइन से घुइयों का वादीपन जाता रहता है। खूब अजवाइन जलवा कर खा लिया करता था। 10-12 दिन तक किसी तरह कष्ट न हुआ। मैंने समझा शायद बुंदेलखंड को पहाड़ी जलवायु ने मेरी दुर्बल पाचन शक्ति को तीव्र कर दिया, लेकिन एक दिन पेट में दर्द शुरू हुआ और सारा दिन मैं मछली की भांति तड़पता रहा। फंकियां खाईं, पेट पर गर्म बोतल फेरी, जामुन का अर्क पिया, देहात में जितनी दवाएं मिल सकती थीं खाईं, मगर दर्द कम न हुआ। दूसरे दिन से पेचिश हो गई, मल के साथ आंव आने लगा, लेकिन दर्द जाता रहा। 1 महीना बीत चुका था। मैं एक कस्बे में पहुंचा तो वहां के थानेदार साहब ने मुझसे थाने में ही ठहरने और भोजन करने का आग्रह किया। कई दिन से मूंग की दाल खाते और पथ्य करते करते ऊब चुका था। सोचा, क्या हरज है, आज यहीं ठहरो, भोजन तो स्वादिष्ट मिलेगा। थाने में ही अड्डा जमा लिया। दरोगा जी ने जमीकंद का सालन पकवाया, पकौड़ियां, दही बड़े, पुलाव मैंने एहतियात से खाया। जमीकंद तो मैंने केवल 2 फांके खाई, लेकिन खा पीकर जब थाने के सामने दरोगा जी के फूस के बंगले में लेटा तो 2-2.5 घंटे के बाद पेट में फिर दर्द होने लगा। सारी रात और अगले दिन कराहता रहा। सोडे की 2 बोतलें पीने के बाद कै हुई तो आकर चैन मिला। मुझे विश्वास हो गया यह जमीकंद की कारस्तानी है। घुइयां से पहले ही मेरी कुट्टी हो चुकी थी, अब जमीकंद से भी बैर हो गया। तब से इन दोनों चीजों की सूरत देखकर मैं कांप जाता हूं। दर्द तो फिर जाता रहा, पर पेचिश ने अड्डा जमा लिया। पेट में 24 घंटे तनाव बना रहता, अफारा हुआ करता। संयम के साथ 4-5 मील टहलने जाता, व्यायाम करता, पथ्य से भोजन करता, कोई न कोई औषधि भी खाया करता, किंतु पेचिश टलने का नाम न लेती थी और देह भी घुलती जाती थी। कई बार कानपुर आकर दवा कराई। एक बार महीने भर प्रयाग में डॉक्टरी और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया, पर कोई फायदा नहीं। तब मैंने अपना तबादला कराया। चाहता था रोहेलखंड, पर
पटका गया बस्ती के जिले में और हल्का वो मिला जो नेपाल की तराई में है। सौभाग्य से वहीं मेरा परिचित स्वर्गीय पंडित मन्नन द्विवेदी गजपुरी से हुआ, जो डोमरियागंज में तहसीलदार थे। कभी उनके साथ साहित्य चर्चा हो जाती थी, लेकिन यहाँ आकर पेचिश और बढ़ गई। तब मैंने 6 महीने की छुट्टी ली और लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से निराश होकर काशी के एक हकीम से इलाज कराने लगा। 3-4 महीने बाद कुछ थोड़ा सा फायदा तो मालूम हुआ, पर बीमारी जड़ से न गई। जब फिर बस्ती पहुंचा तो वही हालत हो गई। तब मैंने दौरे की नौकरी छोड़ दी और बस्ती हाई स्कूल में स्कूल मास्टर हो गया। फिर यहां से तब्दील होकर गोरखपुर पहुंचा। पेचिश पूर्ववत जारी रही। यहाँ मेरा परिचय महावीर प्रसाद जी पोद्दार से हुआ, जो साहित्य के मर्मज्ञ, राष्ट्र के सच्चे सेवक और बड़े ही उद्योगी पुरुष हैं। मैंने बस्ती में ही सरस्वती में कई गल्पें छपवाई थी। पोद्दार जी की प्रेरणा से मैंने फिर उपन्यास लिखा और सेवा सदन की सृष्टि हुई। वहीं मैंने प्राइवेट बीए भी पास किया। सेवा सदन का जो आदर हुआ, उससे उत्साहित होकर मैंने प्रेमाश्रम लिख डाला और गल्पें भी बराबर लिखता रहा। कुछ मित्रों की, विशेषकर पोद्दार जी की सलाह से मैंने जल चिकित्सा आरंभ की, लेकिन 3-4 महीने के स्नान और पथ्य का मेरे दुर्भाग्य से यह परिणाम हुआ कि मेरा पेट बढ़ गया और मुझे रास्ता चलने में भी दुर्बलता मालूम होने लगी। एक बार कई मित्रों के साथ मुझे एक जोने पर चढ़ने का अवसर मिला और लोग धड़धड़ाते हुए चले गए, पर मेरे पांव ही न उठते थे। बड़ी मुश्किल से हाथों का सहारा लेते हुए ऊपर पहुंचा। उस दिन मुझे अपनी कमजोरी का यथार्थ ज्ञान हुआ। समझ गया, अब थोड़े दिनों का और मेहमान हूं। जल चिकित्सा बंद कर दी। एक दिन संध्या समय उर्दू बाजार में श्री दशरथ प्रसाद जी द्विवेदी, संपादक स्वदेश से मेरी भेंट हो गई। कभी कभी उनसे भी साहित्य चर्चा होती रहती थी। उन्होंने मेरी पीली सूरत देखकर खेद के साथ कहा, बाबूजी, आप तो बिल्कुल पीले पड़ गए हैं, कोई इलाज कराइए ना। मुझे अपनी बीमारी का जिक्र बुरा लगता था। मैं भूल जाना चाहता था कि मैं बीमार हूं। जब 2-4 महीने ही जिंदगी से नाता है तो क्यों न हंसकर मरूं। मैंने चिढ़कर कहा, मर ही तो जाऊंगा भाई, या और कुछ। मैं मौत का स्वागत करने को तैयार हूं। द्विवेदी जी बेचारे लज्जित हो गए। मुझे पीछे से अपनी उग्रता पर बड़ा खेद हुआ। यह 1920 की बात है। असहयोग आंदोलन जोरों पर था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो चुका था। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने गोरखपुर का दौरा किया। गाजोमिया के मैदान में ऊंचा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। 2 लाख से कम का जमाव न था। क्या शहर, क्या देहात, श्रद्धालु जनता दौड़ी चली आती थी। ऐसा समारोह मैंने अपने जीवन में कभी न देखा था। महात्मा जी के दर्शनों का यह प्रताप था कि मुझे जैसा मरा हुआ आदमी भी चेत बैठा। उसके 2-4 ही दिन बाद मैंने अपनी 20 साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब देहात में चलकर कुछ प्रचार करने की इच्छा हुई। पोद्दार जी का देहात में एक मकान था। हम और वह दोनों वहां से चले गए और चरखे बनवाने लगे। वहां जाने के 1 ही सप्ताह बाद मेरी पेचिश कम होने लगी। यहां तक कि 1 महीने के अंदर मल के साथ आंव आना भी बंद हो गया। फिर मैं काशी चला आया और अपने देहात में बैठकर कुछ प्रचार, कुछ साहित्य सेवा में जीवन को सार्थक करने लगा। गुलामी से मुक्त होते ही मैं 9 साल के जीर्ण रोग से मुक्त हो गया।
इस अनुभव ने मुझे कट्टर भाग्यवादी बना दिया है। अब मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है और मनुष्य का उद्योग भी उसकी इच्छा के बिना सफल नहीं होता।